वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने फिर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और टोटल 25,000 वैकेंसीज आ चुकी है। तो आप सबके सब तैयार रह जाइए। मैं आपको इसके पूरे नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कितना कितना रिलैक्सेशन है एज के अंदर, क्या इसकी सैलरी होने वाली है, कब एग्ज़ाम होगा, कब इसकी लास्ट डेट है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली बात तो नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, कांस्टेबल्स का है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF। अब ये CAPF क्या होता है? देखो, CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट इसका ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम होता है जो UPSC कराती है, और जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है वो SSC कराती है। क्या कराती है? SSC कराती है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर जितने भी वैकेंसीज आती है कांस्टेबल की, NIA हो गया, SSF हो गया, है ना, इनके अंदर जितनी भी वैकेंसी आई है वो उसका नोटिफिकेशन है। 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी जिसमें आई है, तो काफ़ी हैंडसम वैकेंसी है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कब फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 17 जुलाई से, और कब तक? 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक ये फॉर्म स्टार्ट होंगे, है ना। अब ये कितने बजे तक, ये टाइमिंग आप नॉर्मल तरीके से ध्यान मत रखिए, बस केवल 17 जुलाई याद रखिए कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं, और 31 अगस्त तक ये रहेंगे। तो आप इसी के बीच में भर लीजिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसके अंदर दिया गया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये प्रोवाइड कराता है ऐसे हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितनी कितनी वैकेंसीज है और पे स्केल क्या क्या है वो चीज़ बता देता हूँ। देखो, पे स्केल है 21,700 से 69,100। ये तो पे स्केल है, पे लेवल है 3। वैकेंसीज डिटेल की बात करें, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है CISF में। CISF में कितनी है? 8,464 वैकेंसी। अच्छी जॉब होती है CISF की। CISF को बोला जाता है इंडिया के दामाद। अगर CISF में असिस्टेंट कमांडेंट कोई बनता है तो उसको एयरपोर्ट मिलता है ऐसे। तो यहाँ पे भी अगर आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी बनेंगे, उसको आपको एयरपोर्ट मिलेगा, कोई इंडस्ट्रीज मिल जाएगी, कोई कोल वोल मिल जाएगा, मतलब अच्छी जगह पोस्टिंग होगी आपकी, है ना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ये मिलेगी सारी। CRPF में है, SSB है, PSF में है, ITBP में है, AR में, NIA, SSF। यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसी मिला के कितनी है? 25,271 25,271 वैकेंसीज है टोटल की टोटल। तो ये आपको पता चल गया कि हाँ वैकेंसी कितनी है और आपको, है ना, मतलब किस हिसाब से क्या क्या करना है। अब ये फॉर्म फिल करने का तरीका, तो आप जब SSC की साइट पर जाएंगे तो आपको खुद ही वहीं पर पता चल जाएगा कि हमें ssc.nic.in के ऊपर जाके फॉर्म फिल करना है, या फिर आप यहाँ पे भी crpf.gov.in पे भी, मतलब है ना, ये मिल जाएगा। ठीक है, दोनों साइट पे आपको, है ना, फॉर्म की लिंक मिल जाएगा कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। नेशनलिटी, मतलब कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉर्मल तरीके से हो गई, है ना। और वैकेंसीज आर स्टेट एंड ड्यूटी वाइज, हैंस द कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल ऑल्सो। डोमिसाइल भी सबमिट करना जरूरी है। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन बता देता हूँ क्या क्या एज होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 23 साल के बंदे भर सकते हैं। ठीक है, और जनरल, ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ कि हाँ, जनरल अगर नॉर्मल ही है, किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं हो, तो ये 18 से 23 साल के बंदे भर सकते हैं। 1/8/2021, मतलब 1 अगस्त 2021 को कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, है ना, 2/8/1998, इससे पहले पैदा नहीं हुआ होना चाहिए या बर्थ नहीं होनी चाहिए, और इसके बाद में ये दोनों, तब वो वाले भर सकते हैं। ठीक है, अब रिलैक्सेशन, अगर आप SC ST में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर मान लो यहाँ पे 23 है तो 23 को मैं 5 जोड़ लो, 28 हो गया। ठीक है, अगर OBC है तो 3 साल जोड़ लो, 26 हो गया। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में 3 ईयर आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, है ना, ये चीज़ इसने बताई है। चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट है, जिनके पेरेंट्स या कुछ मारे गए थे 1948 के राइट्स में, दंगों में, और कम्युनल राइट्स जो हुए थे 2002 के अंदर गुजरात के अंदर, उनमें उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, चिल्ड्रन जो डिपेंडेंट है ना, जो डिपेंडेंट है वो 1984 के दंगों में, है ना, इसमें मारे गए थे। OBC की बात बता रहा हूँ, ये तो जनरल के लिए भी है ना। OBC के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। SC ST को तो वैसे बाई डिफॉल्ट 5 साल का दे रहेगा, OBC के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा हो। SC ST के लिए 10 साल का है। तो जो भी राइट्स हुए थे 1984 के अंदर, है ना, और 2002 गुजरात के अंदर, इसके अंदर जनरल को 5 साल का, OBC को 8 साल का, और SC ST को 10 साल का रिजर्वेशन है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि हाँ, ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या, मतलब इसके क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी। बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें।
ये मैं नोटिफिकेशन के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, 10th क्लास के या उस किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है ना वो पास होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो चलेगा, कुछ भी चाहे तो ग्रेजुएट हो कुछ भी हो, पर 10th क्लास चाहिए इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, बेसिक क्वालिफिकेशन। यहाँ तक आप वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट की क्या क्या वैल्यू है। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट किसी के पास में तो उसकी क्या क्या वैल्यू है। देखो एनसीसी सर्टिफिकेट में ग्रेड होती है A B C। जिसके पास सी ग्रेड है 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर एग्जाम 100 नंबर का है तो उसको 5 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं, सी अगर ग्रेड है तो। B 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम का है उसके अंदर उसको 3% मिलेंगे। 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ये चीज़ें इस तरीके से इन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसने बोला है कि द बेनिफिट्स इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन को एनसीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एनसीसी का बेनिफिट फ्रेशर्स को मिलेगा, ठीक है, केवल न्यू रिक्रूटर्स को मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन को अप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले ही ऑलरेडी बेनिफिट दिया जा चुका, तो अब आपको दोबारा क्यों देंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब अप्लाई कैसे करें, एसएससी की साइट पर जाके आप इसको फॉर्म को बनाएं ssc.nic.in पर। अब आपको मैं एक बार इसका सिलेबस बता देता हूँ। ये थोड़ा एग्जामिनेशन सेंटर्स है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ पे है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे PDF का लिंक दे दूँगा नीचे, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, कहाँ पे सेंटर है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पैटर्न बता देता हूँ किस किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या क्या नहीं होगा। देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें 4 कैटेगरी बता दी मैंने। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 100, नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे 100 और 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है ना, मैथ्स का हो गया है, मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड इसका हो गया। जनरल नॉलेज जीएस का हो गया। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बेसिक प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया वो। इंग्लिश और हिंदी 25 मार्क्स का हो गया, ठीक है। 25,000 सीट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसे है, देखो आप ये लो 0.24 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 माइनस मार्क्स हो जाएंगे, 0.25 माइनस मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन सही का +1 और 0.25 9 माइनस, तो आपको टोटल 0.75 ही मिलेंगे पॉजिटिव में। ऐसा होता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 0.25 1 मार्क्स में से कम हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको नॉर्मल तरीके से बता दो, 100 रुपये इसकी फीस है ना, पेपर की फॉर्म फिलिंग के 100 रुपये है। और जनरल के लिए बता रहा हूँ ये सारी की सारी जनरल वाइज, ठीक है। अब इसका सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या है, एनालिटिक एप्टीट्यूड एबिलिटी, है ना, और ये क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन प्रिंसिपल और नॉन वेरिएबल टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या, विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी। आपको कोई मैप दे दिया, इसके अंदर बोल दिया कि कितने ट्रायंगल है ना, हिंदी में बोले तो कितने त्रिभुज है। इस तरीके से नंबर सीरीज पूछ सकता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अगला क्या आएगा, 9 आ गया, ऐसे इवन ऑड आ गया ना, इसलिए, ठीक है। ऐसे जनरल नॉलेज के बारे में, क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड इन द टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, है ना, एनवायरनमेंट अराउंड हिम, एनवायरनमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है ना। और क्या, करंट इवेंट्स के बारे में बोल दिया इसने, करंट इवेंट्स आएंगे, हाईलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। एनवायरनमेंट हो गया, करंट इवेंट्स हो गया, ठीक है, करंट इवेंट्स हो गया। ऐसे ही है ना, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, जनरल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च, कौन किसने क्या क्या रिसर्च करी कोरोना के टाइम पे, ऐसे ऐसे पूरा कुछ भी पूछ सकते। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर जो मैंने बताया, नंबर सिस्टम हो गया, है ना, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस जो मैंने बताया था, ये सारा। हिंदी में क्या होगा कि हिंदी के अंदर मतलब बेसिक हिंदी के बारे में पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज़ें है, क्या क्या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा हमारे हेड कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल के अंदर आ रहा है, कांस्टेबल जीडी के अंदर आ रहा है, जो CAPF ऑर्गेनाइज करा रहा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जितनी भी वैकेंसी होती है, BSF हो गया, है ना, CISF हो गया, इनके लिए। तो मैंने ये सारा का सारा आपको चीज़ें समझा दी है। इसके बाद में होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स बता देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फिर देखो 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट में दौड़ना है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर की, यहाँ पे 5000 मीटर में समझना तो, ठीक है। 1600 मीटर की रनिंग है 8.5 मिनट में, 8.30 मिनट्स में,
ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। ये आपको 24 मिनट में लड़कों के लिए। ये कैंडिडेट है लद्दाख के अलावा, जितने भी कैंडिडेट है ना लद्दाख रीजन के अलावा, उनको दौड़ना है। लद्दाख रीजन वालों के लिए थोड़ा कम है, ये रहा 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर कितने में दौड़ना, 6.5 मिनट में लद्दाख के लिए। 800 मीटर कितने में दौड़ना, 4 मीटर में लड़कियों के लिए, ये लद्दाख रीजन के लिए। तो ये लद्दाख के अलावा जितने भी है वो 5 किलोमीटर दौड़ना है, लद्दाख वाले लड़कों को 6 किलोमीटर 1600 मीटर दौड़ना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ वीमेन के लिए एक और है, अगर वीमेन कैंडिडेट हु एज ए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग और ओवर शेल बी डिक्लेयर्ड टेम्पररी। अच्छा, इसने बोल दिया कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आपकी वीमेन कोई भी आपकी क्या मतलब कोई भी लड़की अगर है ना प्रेग्नेंट है 12 वीक्स हो गए हो या उससे ज़्यादा हो गए तो आपको मतलब है ना अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना उसको। तो आपको प्रेग्नेंट नहीं रहना है अगर जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है, ध्यान रखिए आप। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात बता देता हूँ। हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, है ना। फ्यू कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन इन द हाइट मेंशन्ड अबव द रिलैक्स स्टैंडर्ड हाइट। ये कहाँ की कैटेगरी में है, देखो जो भी ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना जिन पे हाइट कम होती है ना, उनको हम है ना मतलब है ना इनमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा देते हैं वो अलग तरीके से। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ये देखो, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जितने भी है, मेल के लिए हाइट इतनी है, फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे कम हो गई। यहाँ पे अपने 170 था और 157 था नॉर्मल के लिए, ठीक है। और ईस्टर्न स्टेट्स मैंने बोला था ना पहाड़ी इलाके, इनमें और भी कम हो गई, ठीक है, 157 ये हो गया। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160, यहाँ पे भी हाइट कम हो गई। ये देखो सारा का सारा हाइट का मतलब अपन को नॉर्मल तरीके से हो तो आपको 170 हाइट मांगता है, बाकी अगर पहाड़ी इलाके शेड्यूल ट्राइब्स इनसे हो तो आपको इतनी हाइट में भी रिलैक्सेशन है। चेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर एक्सपेंशन फुल आने के बाद में चेस्ट को 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होकर 85 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अब फ्यू कैटेगरीज में है ना कुछ है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 76 है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होकर 81 तक ही चलेगा, ठीक है ना। और ये अलग अलग जैसे कि कहाँ से, कुमाऊँ रीजन से हो गया, डोगरा, मराठा, है ना, इन रीजन से है तो इनमें बता दिया कि 78 और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, 83 हो गए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर कहाँ से है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, GTA से है, सब डिवीज़न ये लिखा हुआ नीचे देखो कहाँ पे है ना। महानदी, ये फॉरेस्ट, इनका ये इतना होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरी नॉर्मल मैंने बता दिया कि हाँ कितना होना चाहिए, 80 और 85, ठीक है। अब इसके बाद में वेट प्रोपोर्शन होना चाहिए BMI के हिसाब से, आपकी जितनी हाइट है, आपके जितना एज है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हुआ तो भी आप मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप चाहे तो किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल। ये सारा का सारा मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। मैंने आपको समझा दिया कि आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारा का सारा सब कुछ चल सकता है, जो भी आपके पास में कुछ भी हो, ठीक है ना, ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट्स, कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑन द एडिशनल। अगर आप कभी भी वेरिफिकेशन कराने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप उसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीज़ लेके जाइए साथ के अंदर अटैच करने के लिए, जहाँ पे वेरीफाई कर सके कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हुआ है, ठीक है ना। ये सारा का सारा चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कट ऑफ मार्क्स मिनिमम कितना है, EWS और नॉर्मल तरीके से 35 मिनिमम मार्क्स हैं, ये लाना ज़रूरी है। SC ST OBC को 33 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि 5% में 5%, 3%, अब परसेंटेज निकालेंगे, 100 का 5% 5 नंबर ही होता है, और 100 का 3% 3 नंबर ही होता है, 100 का 2% 2 नंबर। ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट था, आपको इस तरीके से आपको ये मिलेंगे। मैंने बता दिया एक्स सर्विसमैन के लिए NCC एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारा का सारा मैंने इसका आपको मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा कंक्लूजन बता दिया कि क्या क्या है। अब आपको प्रायोरिटीज़ कैसे, BSF के लिए A, CISF के लिए B, SSB के लिए D, ITBP के लिए E, आसाम राइफल्स के लिए F, SSF के लिए H, ये सारा का सारा आपको ABCD इस ऑर्डर में प्रायोरिटी आपको फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। अब ये सारा का सारा करने के बाद में अब आपको ये क्या पता चला कि हाँ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। देखो मैं आपको थोड़ा सा दोबारा एक चीज़ बताता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट आपको बताया मैंने, एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट फॉर्म फिल करना 17 जुलाई को, ठीक है, और आपकी लास्ट डेट है 31 अगस्त, ठीक है। तो आपको इसी के बीच के अंदर काम को कंप्लीट करना है। ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, आप है ना मतलब कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी बहुत अच्छे अमाउंट में 25,000, आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, श्योर।
कोई नहीं उखाड़ सकता आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और आप इतना ज़्यादा भटकिए मैं 50 यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, बुकिश नॉलेज पे विश्वास करिए। बुक लाइए, पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख के पढ़ाइए। मैं कोशिश करूँगा मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कराने की। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स और रीजनिंग की, देखो क्या होता है, जीएस जनरल स्टडीज़ कहीं से भी पूछ सकता है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 जो पोर्शन है ना, मैथ्स का, हिंदी का और रीजनिंग का, ये आप कंप्लीट कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। आपके 75 मार्क्स आपके हाथ में है। 25 मार्क्स में से अगर 5-6 भी ले आए तो आपका सिलेक्शन तो ऐसे उड़ रहा है। सीट्स कितनी है? 25,000, कम थोड़ी है। 25,000 से अब वो सीट्स है, तो आराम से हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो मैंने समझाया, एक्चुअली में नोटिस में क्या क्या था, वो पूरी तरीके से खोल के समझा दिया है कि क्या क्या चाहता है ये। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिख के बताया कि मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। जय हिंद, जय भारत।